वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी होता क्या है, ठीक है, इसका पोस्टुलेट क्या है, इसका एजम्पशन क्या है, आज डिटेल डिस्कशन करेंगे आपका वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बारे में, ठीक है। ठीक है, पाउली एक्सप्लेन किया गया, पाउली एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय कंसीडरिंग सुइटेबल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। इंपोर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं तो पाउलिंग था इसी का मतलब फादर ऑफ द वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इन्होंने क्या बताया, द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डिटरमाइंस द ज्योमेट्री, ठीक है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन ns np nd n-1 d ऑर्बिटल आर अवेलेबल, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या अवेलेबल है, ns np n-1 d ऑर्बिटल एंड nd ऑर्बिटल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हम सेंट्रल एटम का, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम सेंट्रल एटम का ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं देखो, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन रहा तो ऑर्बिटल इन्वॉल्व क्या है, s एंड px, ठीक है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ज्योमेट्री लीनियर। अगर sp2 रहा, sp2 के लिए ऑर्बिटल इन्वॉल्व कौन कौन हो रहा है, s px एंड py, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। सिमिलरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए s ऑर्बिटल इन्वॉल्व s px py pz, ठीक है। देन बॉन्ड एंगल 109.28, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। देन 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखो, sd3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व क्या होगा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2 पॉसिबिलिटी, sp3 sd3 एंड dsp2, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल एक स्क्वायर करना है, ठीक है। देखो इसके लिए क्या है, s dxy dyz dzx, बॉन्ड एंगल वही 109.28 डिग्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन dsp2, अगर dsp2 आया तो यहीं पे कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछ लेता है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इज क्या दे देगा, ऑप्शन में दे देगा। तो इसमें क्या होगा, s px py एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। dsp2 में ऑर्बिटल कौन सा इन्वॉल्व होता है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। देन 5 के लिए dsp3 में क्या, dz स्क्वायर, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। dsp2 में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। dsp3 में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हुआ तो क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। उस टाइम s px py pz तो रहेगा, उसमें वो कोई नहीं पूछेगा कौन सा px कौन सा p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, सब यही पूछते हैं कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है, d में जो 5 ऑर्बिटल है उसमें कौन सा यूज हो रहा है। dsp2 में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। dsp3 में dz स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, बॉन्ड एंगल 90 एंड 120, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। देन कोऑर्डिनेशन 5 में dsp3 हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप का हो सकता है, एक dsp3 में dz स्क्वायर इन्वॉल्व हो सकता है, एक dsp3 में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इन्वॉल्व हो सकता है। जब dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, बॉन्ड एंगल 90 एंड 90, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अगर ट्राइगोनल पिरामिडल रहा तो बॉन्ड एंगल 90 120, d ऑर्बिटल dz स्क्वायर। अगर स्क्वायर पिरामिडल हुआ तो dsp3 के लिए dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, बॉन्ड एंगल 90 एंड 90, ठीक है। देन d2sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 ऑर्बिटल क्या इन्वॉल्व होगा, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आगे देखते हैं क्या है इनर ऑर्बिटल, क्या है आउटर ऑर्बिटल। ऐसे तो तुम सबको ये पता है, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं, ठीक है। sp3d2 में dz स्क्वायर, वही देखो डिफरेंस क्या है, dsp2 में इनर ऑर्बिटल मतलब n-1d इन्वॉल्व हो रहा है। देखो यहाँ 4 मतलब ns np एंड n-1d ऑर्बिटल, और sp3d2 में ns np एंड nd ऑर्बिटल, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो याद रखना dsp3 में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, बट कौन सा d, n-1d, ठीक है। और sp3d2 में आउटर d, ndz स्क्वायर माइनस ndz स्क्वायर एंड ndx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर।
नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर द मेटल सेंटर प्रोवाइड्स vacant hybrid orbital for accepting the electron pair from ligand, thus the coordination number is given by the number of vacant hybrid orbital receiving back the electron. ठीक है, देन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, ये क्या है, बीबीटी का एजम्पशन है, ठीक है, बीबीटी का मेन पोस्टुलेट हम देख रहे हैं। देखो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या, आउट ऑफ 5d ऑर्बिटल dz2 and dx2 minus y2 participate in sigma bonding and dxy dyz dzx में participate in pi bonding interaction। अच्छा, तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखो d ऑर्बिटल का जो 5 ऑर्बिटल होता है उसमें से dz2 and dx2 minus y2 ऑर्बिटल को क्या करे, पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्डिंग एंड dxy dyz dzx क्या कर रहे हैं, मैं पार्टिसिपेट इन द पाई बॉन्डिंग इंटरेक्शन। ठीक है, then to reduce the amount of negative charge accumulated on the metal center through sigma donation of electron pair by ligand, the metal ligand pi bond becomes important when the ligand possesses the suitable vacant orbital to receive back the electron। और बात यह आता है हमें क्यों, मतलब पाई बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा, ऐसा तो मेटल लिगेंड के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो पाई बॉन्ड का क्या जरूरत होता है। ठीक है, जैसे वो बॉन्ड फॉर्म करता है मेटल सेंटर में कुछ नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मेटल हमेशा चाहते हैं वो बैक करके सिग्मा बॉन्ड बनाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी लिगेंड के पास मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए वो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसके पास कुछ वैकेंट होना चाहिए था। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो कैसे लेगा, अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो मेटल वैकेंट इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ पाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, देन आ गया और एक पोस्टुलेट आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जैसे पहले हमने देखा d2 sp3 एंड sp3d2। ठीक है, देखो फॉर ट्रांजिशन मैटर बोथ क्या करता है n-1d ऑर्बिटल एंड nd ऑर्बिटल अवेलेबल रहता है। ठीक है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स d4 d5 d6 d7 सिस्टम बोथ n-1d एंड nd में पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, कुछ कंडीशन होता है उसके लिए। ठीक है, कब मतलब n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा एंड कब nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन होता है। और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स d6 d7 सिस्टम बोथ n-1d and d में पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स, देखो इफ n-1d पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इफ nd और पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन देन क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आइदर d2sp3 या dsp2, ये क्या होगा, ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा sp3d2 या sp2d। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, नो रीअरेंजमेंट ऑफ electronic configuration, it involves the hybridization line as ns then np3 that is sp3 tetrahedral or ns np2 and nd that is sp2d square planar या ns np3 and nd2 that is sp3d2। मतलब मान लो ये हमारा ऐसे है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारा s ऑर्बिटल, ये हमारा p ऑर्बिटल। ठीक है, ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी हमारा रीअरेंजमेंट नहीं होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आपको तो पता है। देखो 1 2 3 4 5 मान लो ऐसे, तो इनर ऑर्बिटल जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहता है क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हो जाता है, पेयरिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंट हो जाता है, तो कुछ ना कुछ रीअरेंज हो जाता है, या कभी कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ 5s तक चला जाता है, आगे देखेंगे केस में। ठीक है, तो कुछ रीअरेंजमेंट होता है, बट तो जब मतलब इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, लेकिन आउटर ऑर्बिटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट। अच्छा, देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देखो ये कंडीशन के हिसाब से कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इट मे रिक्वायर टू रीअरेंज और पेयर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कभी रीअरेंज करना पड़ता है, मतलब उठा के यहाँ से उठा के यहाँ फेंक देना पड़ता है। ठीक है, कभी यहाँ से उठा के साथ में बैठाना पड़ता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन होता है। यहाँ पे क्या होता है n-1d ns np2 दैट इज ये इसके लिए मतलब स्क्वायर प्लानर के लिए एंड n-1d2 ns दैट इज d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, समझ में आएगा। ये था हमारा पोस्टुलेट्स।
n-1d 4 to 7 सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये ऐसा सिस्टम कंडीशन के हिसाब से बोथ इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, मतलब d2 sp3 या sp3 d2 बोथ फॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। Then n-1d 0 to 3 system, such system can always produce inner orbital complex। ये याद रखना क्योंकि देखो 5 ऑर्बिटल है, ये 5 ऑर्बिटल है 3 1 2 3, ये हमेशा मतलब 0 to 3 के लिए, ठीक है, ये हमेशा यहाँ से 2 वैकेंट रहता है, तो d2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे s आएगा, यहाँ पे p3 आएगा, हो गया हमारा d2 sp3। ऑलवेज फॉर्म करते हैं हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट n-1 d8 to 10 सिस्टम कैन ऑलवेज प्रोड्यूस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, d8 to 10। बाकी हमारा जो रह गया 4 5 6 7, ये हमारा बोथ कंडीशन के हिसाब से ये मतलब दोनों फॉर्म कर सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर एंड आउटर बोथ फॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अब देखते हैं octahedral complex in terms of valency bond theory। पहले सिस्टम n-1 d 0 to 3 system that equal to d orbital, that is 4dz square 4dx square minus y square for the hybridization are always from n-1 cell without rearranging the electron in n-1 d level, ठीक है। such system always form octahedral complex through d2 sp3 hybridization inner orbital complex। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो ये क्रोमियम 3+ है, ठीक है, इसका तो क्या होगा क्रोमियम का देखो 4s1 3d5, ठीक है 3, तो क्या हो जाएगा 4s0 3d3, ठीक है। तो d में 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, कोई रीअरेंज कोई कुछ जरूरत हो रहा है क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है, डोनेटेड बाय द लिगैंड वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब ऐसा लिख सकते हो लिगैंड 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 का वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऐसे dsp3 बना दिया, ठीक है। देन आ गया हमारा d4 to 6 सिस्टम, ठीक है। तो यूटिलाइज n-1 dz स्क्वायर एंड n-1 dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, इट रिक्वायर्स रीअरेंजमेंट। पहला 0 to 3 के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता था, वो ऑलवेज हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहते थे, ठीक है। लेकिन 4 to 6 के लिए हमें रीअरेंजमेंट करना पड़ता था, ठीक है, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन n-1 d level is kept undisturbed, then the required dz square and dx square orbital for the hybridization obtained from n cell, this is outer orbital complex। तो inner orbital complex के लिए हमें क्या करना पड़ता था, inner orbital complex के लिए हमें rearrangement n-1 d इलेक्ट्रॉन को rearrangement करना पड़ेगा, लेकिन outer orbital complex के लिए हमें n d ऑर्बिटल को rearrange करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो MnCN6 3-, ठीक है, MnCN6 3-, यहाँ पे Mn3+, मैंगनीज को क्या होगा 4s2 3d5, तो ये क्या हो जाएगा 3d4 सिस्टम, तो ये d4 सिस्टम होगा 3d4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो रीअरेंज क्या Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसीलिए ये क्या होगा देखते हैं, मतलब वो जो CFT पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन सा आउटर फील्ड है, ये एक ड्रॉबैक है ये इसका वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्या है d2 sp3 के लिए इसको हमें रीअरेंज करना पड़ा है, नहीं तो ऐसे होता था, यहाँ पे ये इसको उठा के यहाँ पे पेयर करना पड़ा है, ठीक है। d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ा है। देन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्रोमियम 2+ d4, यहाँ पे हमें कोई भी रीअरेंज नहीं करना पड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पे nd से आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन पायर डोनेटेड बाय लिगैंड्स इन द वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो शो कर रहा है ये लिगैंड ने दिया है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिया है। तो आपको समझ में आ गया
तो d426 सिस्टम के लिए हमें अगर रीअरेंज मतलब n-1 d ऑर्बिटल को अगर रीअरेंज करके लेंगे तो उसके लिए हम उस टाइम हमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अगर कोई अनडिस्टर्ब रहेगा n-1 d इलेक्ट्रॉन हम nd से लेंगे तो उस टाइम क्या होगा, अगर कोई रीअरेंजमेंट का कुछ भी जरूरत नहीं है तो उस टाइम हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। It is evident that whether the inner orbital or outer orbital complex will be formed for a particular metal and depends upon the nature of ligand। ये कौन डिसाइड करता है कब हमें डिस्टर्ब करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब हम जाके डिस्टर्ब करना है कब नहीं डिस्टर्ब करना है, वो हमें लिगैंड ही बताता है। ठीक है, for d5 electronic configuration to use the 2n-1 d orbital in d2sp3 hybridization and 5n-1 d electron are to be accommodated in 3n-1 d orbital, giving rise to only one unpaired electron. If sp3d2 hybridization is carried out, the 5n-1 d electron remain unpaired as in the free hybrid। ठीक है, यदि अगर sp3d2 होगा तो यहाँ पे ये हमारा कुछ इसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर d2sp3 होगा तो दो को उठा के ज्यादा पेयर करना पड़ेगा। ठीक है, if d6 electronic configuration for d6 if d2sp3 hybridization is carried out then no unpaired electron, कुछ unpaired electron नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पे सारे पेयर हो जाएंगे। ठीक है, if sp3d2 hybridization is carried out then 4 unpaired electron will be present as in the free hybrid। ठीक है, then d7 system to execute d2sp3 hybridization there are only 3 n-1 d orbital, that is dxy dyz dzx are available to accommodate the electron। ठीक है, these 3 n-1 d orbital can accommodate maximum 6 electron and the 7th electron is to be promoted to some higher energy level। ठीक है, Pauli proposed that for the inner orbital complex like NiF6 इसके लिए क्या हुआ, the 7th 3d electron हाई बेस को प्रमोट हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो d7 में क्या है, यहाँ पे टोटल क्या 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन को हम कहां लेके जाएंगे, पाउली क्या किया, ऐसा कॉम्प्लेक्स के लिए पाउलिस ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ डाल दिए, 5s में डाल दिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हमारा ये हो गया हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Without reorganizing the electron distribution in the n-1 d orbital d level, the d7 system can adopt the sp3d2 hybridization. Thus, for d7 system, both the possibility may exist depending upon the condition. Hello? आप 5 मिनट खड़े थे, है ना? ठीक है, एग्जांपल देखो d7 sp3d2 hybridization, then d8 to 10 system. In such cases, through the rearrangement of n-1 d electron in the n-1 d level and excitation x2 6 electron to some higher energy level, two vacant n-1 d orbital cannot be provided for hybridization to produce sigma bonding because process becomes energetically unfavorable. यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कैसे, हमें 8 इलेक्ट्रॉन को देखो, टोटल हमें इनर ऑर्बिटल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, बाकी 8 में बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट को लेना इम्पॉसिबल है, जो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। ठीक है, इसीलिए ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं है बेटा। कैसे यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जाएंगे हम, अगर यहाँ पे वैकेंट होगा तो फिर d2 आएगा ना, यहाँ पे वैकेंट नहीं होगा तो कैसे होगा, ये दोनों को हम लेके कहाँ जाएंगे, हायर ऑर्बिटल तो भेजना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। Then square planar complex in terms of BBT. The square planar geometry is well characterized for D8 and D9 system. D8 system going to provide n-1 dx square minus y square orbital in required dsp2 hybridization. The 8 n-1 d electron are to be paired up
अब इन द रिमेनिंग 4 n माइनस 1 डी ऑर्बिटल, देखो यह कैसे हो गया, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे पेयरिंग हुआ है, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आराम से पेयर हो गया, तो एक डी, हमें डी 1 डी चाहिए, ठीक है ना। अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो ये पे नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, हमें 2 डी चाहिए, 2 डी ऑर्बिटल चाहिए होता, यहाँ पे एक चाहिए, नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉसिबल, dsp2 हो गया। देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ VBT, फॉर VBT के लिए हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, सॉरी टेट्राहेड्रल के लिए, ये देख लो थोड़ा क्या लिखा है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा जल्दी में हो, मैं भगा रहा हूँ इसको, बस ये आपका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के क्लास में इतना है, ठीक है, ये था हमारा VBT का थोड़ा इंट्रोडक्शन, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम समझेंगे कंडीशन फेवरिंग आउटर एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड VBT के जो ड्रॉबैक है, एंड उसके बाद हम आगे मूव करेंगे हमारा CFT की ओर से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।